नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आइए आज मालवा के पठारों के बारे में बात करते हैं। मालवा के पठार से एमपीपीएससी प्री मेंस और व्यापम की परीक्षाओं में काफ़ी सवाल बनते हैं। यहाँ से जितने भी सवाल बनते हैं उन तमाम सवालों के बारे में आज हम बात करते हैं। यहाँ से काफ़ी सारे परीक्षाओं में, हर परीक्षाओं में लगभग लगभग सवाल बनते हैं। तो आइए उन सवालों के जवाब आज ढूंढते हैं। काफ़ी अच्छा वीडियो है। यदि अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमेशा की तरह। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में हम इसका ऐतिहासिक बैकग्राउंड जानेंगे, भौगोलिक विस्तार जानेंगे, हमेशा की तरह मैप का सहारा लेंगे और हम पूरी कहानी किस किस तरह के सवाल बनते हैं, कैसे कैसे सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं, उन तमाम तरह की बातें हम इस वीडियो में कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मालवा का पठार, मालवा के पठार की सबसे पहले हम भौगोलिक विस्तार की बात कर लें तो ये आपको जो डॉटेड दिख रहा है, यहां से मैंने डॉटेड इसका पहले मैप बना लिया है। तो ये जो डॉटेड एरिया है, सबसे पहले एरिया कवर कर लीजिए कि ये जो मध्य प्रदेश का पश्चिमी भाग है, मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है वो मालवा के पठार के नाम से जाना जाता है। या फिर ये कह लें कि मध्य उच्च प्रदेश का दक्षिणी भाग, मध्य उच्च प्रदेश का हम कह सकते हैं कि ये मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी भाग है। तो यदि हम मालवा का पठार ले लें और भौगोलिक विस्तार वाला यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि इसके उत्तर में क्या है, मध्य भारत का पठार है। मध्य भारत का पठार देखिए आ जाएगा, ये पूरा मध्य भारत का पठार का एरिया है। ठीक, तो मालवा के पठार के उत्तर में मध्य भारत का पठार फैला हुआ है। मालवा के पठार के दक्षिण में आपको यदि दिखाई दे रहा हो, मेरा वीडियो यदि आपने देखा हो, यदि आपने मेरी क्लास भी ली हो, तो उसमें यदि आपको याद आ रहा हो तो मालवा के पठार के दक्षिण में क्या फैला हुआ है, नर्मदा सोन घाटी फैली हुई है। या फिर यूं कह सकते हैं कि विंध्याचल श्रेणी फैली हुई है। तो विंध्याचल श्रेणी और नर्मदा सोन घाटी, ठीक है, नर्मदा सोन घाटी और विंध्याचल श्रेणी मालवा का दक्षिणी सीमा बनाता है। तो मालवा की उत्तरी सीमा मध्य भारत का पठार, दक्षिणी सीमा विंध्याचल श्रेणी, नर्मदा सोन घाटी। वही पूर्वी सीमा की बात कर ले तो देखिए पूर्वी सीमा में दो बिंदु लगेंगे। एक तो आपको यदि समझ में आ रहा हो तो एक तो यहां से आपका मध्य भारत का पठार भी थोड़ी सी सीमा बनाएगा, हल्की सी, थोड़ी सी सीमा बुंदेलखंड का पठार बनाएगा और हल्की सी सीमा रीवा पन्ना का पठार। तो यहाँ पे तीन चीज देखने को मिल सकते हैं, मध्य भारत का पठार, ठीक है, उत्तर पूर्वी भाग में थोड़ा सा बुंदेलखंड का पठार और थोड़ा सा रीवा पन्ना का पठार। ये तीनों चीज पूर्वी बिंदु से जुड़े हुए हैं, उत्तर पूर्व कह सकते हैं पूरी तरह से। और यदि दक्षिण में आ जाएं तो दक्षिण में यदि हम आ जाते हैं तो इधर अरावली पर्वत श्रेणी फैली हुई है और गुजरात एवं राजस्थान के साथ सीमा बना रही है। यहीं से ये वाला बिंदु हो गया हमारा पश्चिम और उत्तर का, तो चंबल के द्वारा भी तय किया जा रहा है। ये पूरा मालवा के विभाजन का क्या हो गया, भौगोलिक विस्तार हो गया। तो मालवा के भौगोलिक विस्तार की यदि हम अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार की बात कर लें तो 74 डिग्री 20 मिनट क्या हो गया हमारा, 74 डिग्री 20 मिनट हमारा पश्चिम में है। तो पश्चिम में है तो इसको हम क्या कहेंगे, पूर्वी बिंदु कहेंगे कि उत्तरी बिंदु कहेंगे। देखिए उत्तरी अक्षांश पर है तो 74 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेके 79 डिग्री यानी 79 डिग्री 20 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। वहीं पे 20 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके 25 डिग्री 8 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच हमारा मालवा का पठार फैला हुआ है। और ये है हमारा भौगोलिक विस्तार मालवा के पठार का। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन है
कि मालवा के पठार में आपको कहीं कहीं मिलेगा कि 17 जिले और कहीं कहीं मिलेगा 18 जिले इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि पूर्णतः या आंशिक रूप से, मैं आंशिक शब्द भी इंक्लूड कर रहा हूं, पूर्णतः या आंशिक रूप से मालवा के पठार में 18 जिले आते हैं। ठीक है, एकदम करेक्ट बात है। तो पूर्णतः है या आंशिक रूप से मध्य या मालवा के पठार में 18 जिले आते हैं। अच्छी बात है। आप थोड़ा सा भौगोलिक विभाजन की बात तो हो गई, यहाँ पे हम थोड़ा ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात कर लेते हैं ताकि मालवा के पठार की समस्त बातें हो जाएं। तो मालवा के पठार की यदि हम भौगोलिक विस्तार की बातों को थोड़ा सा यहाँ पर रोक दें और ऐतिहासिक बैकग्राउंड की बात कर लें, तो मालवा के पठार का यदि हम ऐतिहासिक बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मालवा के पठार का संबंध 16 महाजनपदों में से है। तो 16 महाजनपदों में से एक बड़ा जनपद कौन था? अवंती। अवंती महाजनपद, ठीक है। अवंती महाजनपद भी मध्य प्रदेश में 16 महाजनपदों में से एक था। मध्य प्रदेश में 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद पाए गए, एक अवंती दूसरा चेद। तो जो अवंती वाला एरिया था वो मालवा के पठार में था। मालवा के पठार में अवंती था। अब अवंती को 2 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। दक्षिणी अवंती चला जाता है अपना किधर? अपना चला जाता है खरगोन की तरफ, और उत्तरी अवंती रहता है उज्जैन के पास। ठीक है, उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी क्या थी? खरगोन थी। ठीक है। तो एक तो ये बात आपको पता होना चाहिए कि 16 महाजनपदों में से एक महाजनपद था अवंती महाजनपद, जो मालवा के पठार के अंतर्गत आता है। इसी अवंती महाजनपद का राज्यपाल कौन बनाया गया था? आपको याद होना चाहिए। इसी महाजनपद का इस राज्यपाल अशोक महान को बनाया गया था। अशोक महान इसी रास्ते जब मतलब राज्यपाल की बनने की ओर बढ़ रहा था, तो इसी दिशा में बढ़ते हुए विदिशा के पास श्रीदेवी से विवाह करता है रास्ते में। ठीक है, वो बैकग्राउंड पता है आपको। लेकिन और यदि हम थोड़ा सा और बात कर लें ऐतिहासिक रूप से, तो ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे क्या क्या चीजें मिलती हैं? जैसे उदयगिरी की गुफाएं रायसेन के एरिया में मिलती हैं, और रायसेन में यदि हम पहुंच जाएं तो ऐतिहासिक रूप से कई चीजें मिलती हैं। रायसेन में उदयगिरी की गुफाएं हैं, भीम बैठिका है, वहीं पे सांची है। सांची का संबंध भी गुप्त से है, अशोक से है। तो उदयगिरी की गुफा की भी बात कर लेते हैं। तो उदयगिरी की गुफा रायसेन में है। किताबों में, कई किताबों में लिखा है कि विदिशा में है, लेकिन विदिशा के पास रायसेन जिले में है उदयगिरी की गुफा। उदयगिरी की गुफा का संबंध जैन और हिंदू धर्म से है। ठीक है, हिंदू धर्म की बराह अवतार 5वीं गुफा में भी मिलती है। बराह अवतार विष्णु की जो बराह अवतार की मूर्ति है वो 5वीं गुफा में मिलती है। कुल मिला के 20 गुफाएं पाई गई हैं वहां पे उदयगिरी की गुफाओं में। और उदयगिरी का जो प्राचीन नाम है नीचोगिरी है। ठीक है, आपको यदि यहाँ पे दिखाई ना दे रहा हो तो मैं पढ़ देता हूँ। नीचोगिरी है, इसका पुराना नाम उदयगिरी का नीचोगिरी है। और इसका जो निर्माण है वो राजा भोज का जो पौत्र था उदयदित्य, उसने करवाया था। ठीक है, और ये हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। बाकी बातें हम पर्यटन वाले वीडियो में करेंगे। वहीं पे भीम बैठिका की बात कर लेते हैं। तो भीम बैठिका भी रायसेन में आ जाती है, और रायसेन में भीम बैठिका की खोज 1957-58 में की थी डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा, और 2003 में इसको विश्व धरोहर में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर दिया गया। सांची की स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर के द्वारा किया गया, और 1989 में 1989 में इसको विश्व धरोहर में शामिल किया गया। वहीं पे यदि और बात कर लें तो इंदौर, जो मालवा के क्षेत्र में ही आता है, 1770 में अहिल्याबाई ने इंदौर की स्थापना की थी। होलकर का संबंध भी यहाँ से रहा है। ठीक है, मालवा का संबंध होलकरों से रहा है। होलकर वंश की स्थापना भी इंदौर में हुई है, और होलकर की जो
मेन एरिया थी इंदौर, उसका स्थापना 1770 में अहिल्याबाई ने किया था। तो ऐतिहासिक बैकग्राउंड में भी मालवा का संबंध काफी खास रहा है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि परमार वंश भी मालवा के क्षेत्र में काफी ज्यादा प्रसिद्ध रहे, ये भी हम बातें करेंगे काफी ज्यादा। तो परमार वंश में राजा भोज और धार का काफी ज्यादा संबंध है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा अंग्रेजों के काल में जब हम जाते हैं तो आपको पार्ट ए बी सी जो मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया था, उसमें से जो सी एरिया था वो मध्य भारत का था, और मध्य भारत में भी मालवा का पठार आता था। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो मालवा का पठार था वो पार्ट सी के अंतर्गत आता था। और ये जो ऐतिहासिक रूप से जो मैंने शॉर्ट में बात की है, इसको मैं डिटेल से बात किसी एक खास वीडियो में करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अभी मेरा मालवा के पठार से आपको केवल परिचित कराना है कि मालवा के पठार में यहाँ से भी सवाल बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जब मालवा के पठार की अगर भौगोलिक विस्तार में चले, क्योंकि मेरा मेन फोकस भौगोलिक विस्तार पर है मालवा के पठार पर, क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। मालवा के पठार के भौगोलिक विस्तार की बात करते हैं तो यहाँ से इसकी मिट्टी, जलवायु, वर्षा, तापमान, कृषि, उद्योग, हर तरह से सवाल बनते हैं। पर्वत, पठार, मिट्टी, यहाँ से हर तो सवाल बनते ही हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि मालवा के पठार का जो निर्माण है वो डक्कन ट्रैप की चट्टान से हुआ है, और डक्कन ट्रैप की जो चट्टान है उसका निर्माण ज्वालामुखी उद्गार से होता है। ज्वालामुखी फैला, लावा पिघल, मतलब लावा निकला, ज्वालामुखी का जो लावा है वो फैला, ठंडा हुआ। और आपको पता है कि जब ज्वालामुखी से लावा निकलता है, लावा ठंडा होता है तो उससे बेसाल्ट चट्टान बनती है, और बेसाल्ट चट्टान से जो मिट्टी बनती है, जो पेरेंट्स रॉक है, बेसाल्ट है, उससे जो मिट्टी बनेगी वो काली मिट्टी बनेगी, ब्लैक सॉइल बनेगी। अब यहाँ से यदि मिट्टी, यानी हम मालवा के पठार की मिट्टी की बात कर लें, तो यदि हम कहते हैं कि मालवा के पठार की मिट्टी काली है, यहाँ से कई चीजें बदल जाएंगी, ठीक है। एक तो मिट्टी है काली, ऊपर से वर्षा है 75 से 125 सेंटीमीटर, वर्षा भी ठीक ठाक है। तापमान भी यहाँ का जो औसत तापमान है 10 से 40 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और जलवायु उष्ण कटिबंधीय है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, क्योंकि जो कर्क रेखा है मालवा के पठार के मध्य से गुजरती है, ठीक है। तो मिट्टी है काली, जलवायु है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, वर्षा है 75 से 125 सेंटीमीटर, तापमान है 10 से 40 डिग्री सेल्सियस के मध्य में होता रहता है, और उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और इस क्षेत्र की जलवायु को चीनी यात्री फाहियान ने विश्व की सर्वोत्तम जलवायु कह दिया था। विश्व की सर्वोत्तम जलवायु का एरिया है ये, चीनी यात्री फाहियान के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस जलवायु का क्षेत्र, इस जलवायु का मतलब काफी सारा प्रभाव इस एरिया में पड़ेगा। वो प्रभाव कैसा पड़ेगा उसको जानते हैं, ठीक है। तो मिट्टी से उठाते हैं, सारी कहानी मिट्टी है। भारत की मिट्टी तो मध्य प्रदेश की मिट्टी, तो मध्य प्रदेश की मिट्टी वाले वीडियो में हमने ये चीजें जानी थी, यहाँ भी जानते हैं और डिटेल से। तो मालवा के पठार की जो मिट्टी है क्या है, मिट्टी है काली, काली मिट्टी है। अब काली मिट्टी एक खास मिट्टी है, काली मिट्टी जानी जाती है कपास की खेती के लिए। तो काली मिट्टी जिस एरिया में है उस एरिया में होगा कपास, खास बात है। बाय डिफॉल्ट जिस एरिया में भी काली मिट्टी होगी, चाहे वो महाराष्ट्र का एरिया हो या पूरा दक्कन का प्लेटू हो, वहां पे कपास होगा। और जिस एरिया में मान लीजिए कपास हो रहा है, कपास का उत्पादन अच्छा खासा हो रहा है, तो वहां पे कपास की इंडस्ट्री यानी कॉटन इंडस्ट्री का पाया जाना ज्यादा संभावित है। अर्थात जब कपास है तो कपास के कारण सूत भी वहां पे ज्यादा होगा। अब यहाँ पे सूत यानी सूती यानी कॉटन, कॉटन भी होगा अच्छा खासा। तो कॉटन के कारण कॉटन इंडस्ट्री हो गया, यानी कपड़ा मिले यहाँ पे अच्छा खासा होगी। तो मालवा के एरिया में
इंदौर के एरिया में मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में कपड़ा मिलें काफी ज्यादा है। इसी कारण से मालवा के पठार का जो इंदौर वाला एरिया है मध्य प्रदेश का मुंबई कहलाता है। ठीक, तो मिट्टी काली है, काली मिट्टी ने कपास को पैदा किया और कपास ने एक उद्योग को पैदा कर दिया, वो है कॉटन इंडस्ट्री। एक बात तो खास है, अब मिट्टी काली है, वर्षा भी ठीक ठाक हो रही है, इसके कारण से खेती भी अच्छी हो रही है। तो मालवा का जो पठार है वो अन्न भंडार भी कहा जाता है मध्य प्रदेश का, अच्छा खासा अन्न होता है तो अन्न भंडार है। और यहाँ पे गेहूं, सोयाबीन और अभी हमने जाना कपास, गेहूं, सोयाबीन और कपास। तो कपास ने इंडस्ट्री को जन्म दिया, वो है कॉटन इंडस्ट्री। गेहूं और सोयाबीन का अच्छा खासा उत्पादन हो रहा है, तो गेहूं और सोयाबीन को रखने के लिए मंडी की आवश्यकता होगी, है ना। गेहूं से अनाज, मतलब जो अनाज उत्पन्न हुआ उसको रखने के लिए मंडी की आवश्यकता होगी। तो हमने ये देखा, हमने ये भी जानते हैं कि ये, यदि मतलब कहने का अर्थ है कि हम ये भी जानना चाहिए हमें कि जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है वो मालवा के क्षेत्र में है। तो सीहोर के एरिया में भी जो मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी है वो सीहोर के एरिया में है, क्योंकि अन्न का जो सर्वाधिक उत्पादन है मालवा के क्षेत्र में होता है। तो इसी कारण शायद यहाँ पे सबसे बड़ी मंडी बनाई गई। तो आपको ये जानना है कि मालवा के क्षेत्र में सर्वाधिक अन्न का उत्पादन होता है और सर्वाधिक अन्न की जो बड़ी मंडी है वो है सीहोर में। ठीक है, और इसके अलावा गेहूं का उत्पादन भी अच्छा खासा हो रहा है यहाँ पे। गेहूं के कारण भी कई सारे यहाँ पे इंडस्ट्री है, जैसे मैदा मिल, गेहूं से संबंधित मैदा मिल हो सकता है, बिस्किट की फैक्ट्रियां हो सकती हैं, तो बिस्किट की फैक्ट्रियां भी यहाँ पे हैं, अन्न है, आशीर्वाद का आटा यहाँ से आ जाता है। तो कई सारी इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री है, जैसे सोयाबीन, सोयाबीन का कारखाना कहाँ पे है आपको पता होना चाहिए। सोयाबीन का कारखाना मध्य प्रदेश के मालवा में कहाँ पे है, मालवा के पठार में सोयाबीन का कारखाना उज्जैन में है। ठीक है, और सोयाबीन का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पे, मालवा के पठार में, यानी इंदौर में है। तो देखिए एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने इंडस्ट्री होंगे वो सब इसी एरिया में होंगे। अब देखिए इंडस्ट्री भी इसी एरिया में है तो लोग भी यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। इंडस्ट्री है अर्थात फला फूला एरिया है, लोग रहना पसंद करेंगे, तो पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है, जनसंख्या घनत्व है, इस एरिया में ज्यादा रहेगा। तो भोपाल और इंदौर ऐसे शहर हैं जहां पे मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या रहना पसंद करती है। तो मिनी बॉम्बे कहलाता है कॉटन इंडस्ट्री के कारण हमारा इंदौर, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व भी अच्छा खासा है, 855 जनसंख्या घनत्व है हमारे भोपाल का, और इंदौर का भी जनसंख्या घनत्व अच्छा खासा है। तो ये अच्छे जनसंख्या घनत्व के एरिया है। तो मालवा का जो एरिया है मध्य प्रदेश का सबसे जनसंख्या घनत्व वाला एरिया है, ये चीजें भी आपको पता होना चाहिए। तो ये सब जन्म दे रहा है क्या, मध्य प्रदेश की मिट्टी। मध्य प्रदेश की मिट्टी यानी दक्कन के पठार की मिट्टी क्या है, काली है, काली मिट्टी ने खेती को जन्म दिया और खेती ने जनसंख्या घनत्व को बढ़ाया। ठीक है, और जलवायु कैसी थी, कर्क रेखा थी। इसके अलावा यहाँ की जो सुबह की हवा है, सुबह की हवा कर्मा कहलाती है। सुबह की जो ठंडी ठंडी हवा बहती है उसको कर्मा बोला जाता है, और शाम की हवा को सब ए मालवा, क्या, सब ए मालवा बोला जाता है। शाम की ठंडी हवा को सब ए मालवा बोला जाता है, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तापमान 10 से 40 डिग्री है, उद्योग भी अच्छे खासे हैं। यहाँ पे जो नदियां हैं, मुख्य नदियां क्या है, चंबल, छिप्रा, छिप्रा मालवा की गंगा कहलाती है, छिप्रा मालवा की गंगा कहलाती है। इसके अलावा यहाँ की प्रमुख नदी है बेतवा, बेतवा बुंदेलखंड की गंगा कहलाती है, लेकिन बेतवा भी मध्य प्रदेश के मालवा का जो पूर्वी एरिया है वो बनाती है। ठीक है, तो यहाँ की प्रमुख नदियां हो गई काली सिंध, बेतवा, छिप्रा, चंबल, पार्वती। इसके अलावा इंडस्ट्री में यहाँ पे देवास में नोट छापने का कारखाना भी अच्छा खासा है, तो नोट छापे जाते हैं। लेकिन एक बात यहाँ, एक प्रॉब्लम है, देखिए इंडस्ट्री हो गई अच्छी खासी, तो मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है यहाँ अच्छी खासी इंडस्ट्री है। तो पश्चिमी एरिया जो मध्य प्रदेश का तो है, वहां पे इंडस्ट्री अच्छी खासी है, जनसंख्या घनत्व तो अच्छा खासा है।
लेकिन मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है वहाँ वनस्पतियां नहीं है। अर्थात मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है वो मतलब जंगल विहीन है। तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी मतलब मालवा का जो पश्चिमी एरिया है वो जंगल विहीन है, और मालवा का जो पूर्वी एरिया है सीहोर दमोह सागर के आसपास का वो जंगल से भरपूर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या घनत्व कम है अपेक्षाकृत, और यहाँ पे जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। तो जहाँ, क्योंकि मानव प्रकृति का दुश्मन है, तो मानव जहाँ पे रहेगा वहां पे क्या होगा, वनस्पतियों का विनाश होगा, पर्यावरण का विनाश होगा। तो पर्यावरण की जो वनस्पतियां हैं यहाँ पे कम है। ठीक है, अब सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी, सिगार। सिगार है 881 मीटर, ये आपको पता होना चाहिए। और पहाड़ियों पर बात करें तो सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है, पठारी चोटी सबसे ऊंची है कौन सी, सिगार 881 मीटर ऊंची है। लेकिन अगर पहाड़ी चोटी की बात करें तो वो है जाना पावा 854 मीटर। और जाना पावा से कौन सी निकलती है, जाना पावा में एक बांजू पॉइंट है, बांजू पॉइंट से निकलती है कौन सी नदी, चंबल नदी। तो एक है जाना पावा, जाना पावा पहाड़ी पॉइंट है 854 मीटर, और सिगार कैसा पॉइंट हो गया, सिगार हो गया 881 मीटर। यानी मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार, 881 मीटर ऊंची है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा खास बात ये होना चाहिए कि मालवा के पठार में कपास का अच्छा खासा जो उत्पादित एरिया है वो है निमाड़ वाला एरिया मुख्य रूप से। तो खंडवा खरगोन तो इस क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो पश्चिमी एरिया है वहां पे कपास की खेती अच्छी खासी होती है, लेकिन पूर्वी एरिया में कपास नहीं होता। मालवा के पश्चिमी एरिया में ही कपास होता है, पूर्वी एरिया में गेहूं का उत्पादन अच्छा खासा होता है। ये चीजें भी अच्छी खासी आपको पता होना चाहिए। तो एक शॉर्ट वीडियो है मालवा के पठार के बारे में, आशा करता हूं कि आपको बहुत सारी जानकारियां मालवा के पठार के बारे में मिली होंगी। तो आप बने रहिए मेरे साथ, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करिए। तो नमस्ते गुरुजी क्लासेस में आपका हमेशा स्वागत है। मैं हूं शिवेन पांडे, आपका दोस्त, आपका भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।